Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 25th August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज मोदी जी कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग LAC. अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिक्स की समिट हुई है, ठीक है. और जब ऐसी समिट्स होती हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं. इसी के चलते इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और चाइना के प्रेसिडेंट शी साहब के यहाँ बातचीत हुई है. यहाँ पे एक बायलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा LAC क्या है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर जो अभी डिसएंगेजमेंट चल रहा है तो वहां पर हम देखेंगे किस तरीके से मतलब कि जो चीजें चल रही हैं, हमारी जो रिलेशन है जिसकी वजह से जो बॉर्डर डिस्प्यूट अभी चल रहे हैं तो किस तरह से उसे रिजॉल्व किया जाएगा. तो आप यहाँ पर देखेंगे PM मीट चाइनीज प्रेसिडेंट ऑन साइडलाइन ऑफ द ब्रिक्स समिट. मोदी सेज रिस्पेक्टिंग द LAC इज मस्ट फॉर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन. हमें क्या करना होगा, LAC को रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि जब तक हम LAC को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं होती है, तब तक हमारे जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकते हैं. दिस इज देयर फर्स्ट सच कन्वर्सेशन ऑन द स्टैंड ऑफ. और जब से ये स्टैंड ऑफ हुआ, आप सभी को पता लद्दाख में आपका हमने यहाँ पे देखा, जब से ये LAC में हमारे जो टेंशन चल रहे हैं, है ना, जब से स्टेटमेंट हुआ तो उसके बाद से ये पहली बार हमारी मतलब कि डायरेक्टली एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दो लीडर्स के बीच में यहाँ पे साइड लाइन में यहाँ पे बायलैटरल टॉक हुई है. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये आर्टिकल क्लियर होगा. तो इसमें हमें यही कहा जाता है, देखिए चाइना की जो पॉलिसी होती है वो कैसी होती है कि चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं वो तो चलते ही रहते हैं, बट चाइना क्या करता है, बॉर्डर डिस्प्यूट जो भी उसके अलग डिस्प्यूट्स होते हैं उसको वो अपनी इकोनॉमी से एकदम अलग रखता है. कहता है ये जो डिस्प्यूट है उसको आप साइडलाइन रखिए, बट जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है वो नहीं बिगड़ने चाहिए. बट हमने क्या देखा था कि जब से ये डिस्प्यूट चले थे तो हम क्या कर रहे थे, ये बॉर्डर के साथ साथ वहां पर भी हमने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बहुत सारी जो साइट्स हैं, रोड है, बिल्डिंग, ये सारी चीजें कर रहे हैं ताकि हम कनेक्टिविटी को इंश्योर कर सकें. दूसरा, हमने इकोनॉमिकल लेवल पर भी क्या किया है, बहुत सारी चीजों को बैन किया है चाइना से, है ना. आई होप आपको यहाँ पे याद होगा जब यहाँ पर आपका लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था दोकलाम रीजन में, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे जो चाइनीज ऐप से, है ना, बहुत सारी चीजों को क्या किया था, बैन किया था. तो चाइना की जो पॉलिसी होती है एक तरीके से ये होती है कि जो आपके बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन पर नहीं आने चाहिए, बट हमने ये इंश्योर किया कि ये जो दोनों चीजें यहाँ पर ना हो. हमने ये भी कहा कि जब तक हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स यहाँ पर रिजॉल्व नहीं होते हैं तब तक हम इकोनॉमिक लेवल पर हमारी कोई भी बातचीत नहीं होगी. ओके, तो ये था हमारा आर्टिकल. आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं. देखिए ये जो आर्टिकल है, ब्रिक्स डिसाइडेड टू इंक्लूड 6 न्यू मेंबर्स. तो लास्ट में भी एक आर्टिकल है, हम दोनों को मिक्स करके, दोनों को एक साथ करके यहाँ पर पढ़ेंगे. आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हमारा कल का क्वेश्चन ये था, द पामीर नोट इज ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस. हम पामीर नोट की बात कर रहे हैं. आपका जो पामीर नोट है वो 5 माउंटेन रेंजेस का क्या है, एक कलेक्शन, ऐसा कह सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट वन ऑफ देम. इसमें से हमें ये बताना है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस को देखते हुए ये बताना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका है पामीर नोट, ठीक है. यहाँ पर ये एक माउंटेन आया, ये दूसरा माउंटेन आया, ये तीसरा आया, ये चौथा आया, ये पांचवा आया. इस तरीके से यहाँ पर क्या बनता है, आपका पामीर नोट बनता है. तो हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 माउंटेन्स हैं. अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हमें इन ऑप्शंस में से ये बताना है कि कौन सा वो ऑप्शन है, कौन कौन से वो माउंटेन्स है जो इस पामीर नोट का पार्ट नहीं है. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा. तो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर दिया था और जिन्हें नहीं दिया है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर फिर से कमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है. पहला कौन सा है, कुल्लून माउंटेन्स, ज़ीग्रोस माउंटेन, थर्ड इज काराकोरम माउंटेन, फोर्थ इज कीर्थार माउंटेन्स एंड फिफ्थ इज हिंदू कुश माउंटेन. तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे. ओके, अब देखिए आप लोग मैप देखिए तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा और इसका आंसर भी आप लोगों को पता चल जाएगा. अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा पामीर नोट. ओके, आई होप आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये इंडिया है आपका, ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये इंडिया है. ओके,
तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा पामेर नोट है, यहाँ से यहाँ पर क्या आ रहा है आपका तियान शान, ओके, और यहाँ पे कुल ये आया, काराकोरम आया, हिमालयाज आया यहाँ पर, और ये हिंदू कुश आया। अब आपकी जो ऑप्शंस हैं हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये प्रेजेंट है, तो आपका जो मतलब फर्स्ट है वो तो सही हुआ। सेकंड हम बात करते हैं ज़िग्रोस माउंटेन की, तो क्या इसमें आपको ज़िग्रोस माउंटेन दिख रहा है? नहीं, तो मतलब आपका जो सेकंड वाला है वो गलत हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या आया? बी एंड डी, है ना। इन दोनों में से मतलब हमें क्या लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट हो सकता है। थर्ड हम बात करते हैं काराकोरम माउंटेन्स की, तो आप देखेंगे काराकोरम माउंटेन्स तो पामेर नोट का पार्ट है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, आपके पास बचता है ऑप्शन डी ओनली, 2 and 4। इट मीन्स यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ज़ेग्रोस माउंटेन और जो आपका फोर्थ है कीर्थार माउंटेन्स, ये क्या है आपका 5 माउंटेन रेंजेस जो पामेर नोट को यहाँ पे बनाते हैं उसका पार्ट नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? 2 and 4 ओनली। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। तो पामेर नोड इज अ जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंजेस, दे आर तीनशान, हिंदू कुश, कुलन, काराकोरम एंड हिमालय रेंजेस। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजिली आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। हमने हरप्पन साइट के बारे में पढ़ा है। अब आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है इसमें से हरप्पन साइट नहीं थी, है ना। आपको क्लियर हुआ? इसमें से आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सी हरप्पन साइट नहीं थी। तो आपके पास पहला क्या है, चानो द्वारो, नोट दीजी, थर्ड इज सोनगोरा एंड फोर्थ इज देसालपुर। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है कमेंट सेक्शन में आप लोग यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं और पैसिफिक ओशन में आपको बहुत सारे छोटे छोटे सीज मिलेंगे। अब पहले आपको ये समझना होगा ओशन और सी में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओशन एंड सी। अगर किसी को यहाँ पर पता है तो कॉमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो यहाँ पर। ओके, देखिए अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दिया जाता है। ओशन क्या है, सी एक छोटा सा पार्ट हो सकता है आपका, और ओशन क्या होता है उससे थोड़ा बड़ा पार्ट होता है। ओशन मतलब क्या, जब बहुत बड़ा होता है उसको हम कहते हैं ओशन। तो यहाँ पे छोटे छोटे जब सी एक साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका ओशन बनाते हैं। तो ये होता है डिफरेंस आपका सी और ओशन में। तो हमें ये बताना है कि हमारा पैसिफिक ओशन है, इसमें से आपके पास है सुलू सी, आराफुरा सी, कारा सी एंड लेप्तेव सी। तो इसमें से कौन सा सी है जो आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट नहीं है। ओके, राइट ऑप्शन क्या है कॉमेंट सेक्शन में प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, चंद्रयान रोवर हैज़ बिगन मोबिलिटी ऑपरेशन सेज इसरो। तो ये आपके लिए छोटी सी अपडेट यहाँ पर आ जाती है। आप सभी को पता है यहाँ पर हमारी चंद्रयान में जो आपका चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें हमारी जो मून पर सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, और इसके चलते ये भी कहा गया है कि जो हमारा ऑपरेशन है मोबिलिटी ऑपरेशन वो भी क्या हो चुका है, बिगिन हो चुका है। सो देयर आर 2 instruments in the rover and 3 instruments on board the lander and all of them have been switched on sequentially। तो ये कहा गया है कि जो हमारा विक्रम लैंडर था, है ना, उसने यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वॉक है उसको स्टार्ट कर दिया है, और जो आपका रोवर है, रोवर का नाम यहाँ पर क्या है, प्रज्ञान। तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज विक्रम, व्हाट इज प्रज्ञान। तो प्रज्ञान क्या है, आपका लूनार रोवर है, जो कि मतलब यहाँ पे पूरी जो केमिकल रिसर्च है, जो भी आपकी मोबिलिटी है, वो कौन करेगा, आपका रोवर करेगा, प्रज्ञान रोवर। और लैंडर का नाम यहाँ पर क्या था, विक्रम था। लैंडर में ही क्या था, आपका रोवर था, उसके अंदर से ही रोवर आपका बाहर निकलता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें अभी हमारा जो मोबिलिटी ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप सभी को पता है ये 14 डेज का चलेगा, मतलब कि अर्थ के यहाँ पे 14 डेज होंगे, और अगर मून पर आप देखेंगे तो मून का यहाँ पर 1 डे होगा, मून का 1 दिन और आपके अर्थ का 14 डेज, ये इसके इक्वल है। अब 14 दिन तक ये ऑपरेशन चलेगा, और वहां से क्या क्या रिसर्च फाइंडिंग्स मिलती हैं उसको फिर हम फर्दर देखेंगे। मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडियाज G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन अफ्रीकन रेनेसा। अब हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज की। पहले अफ्रीका क्या है आप सभी को ये पता होना चाहिए। आप मैप में देखिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पे चीजें। ये है हमारा पूरा अफ्रीका,
ठीक है। अब आपने दो नाम यहाँ पर सुने होंगे, एक आपने सुना होगा अफ्रीका और दूसरा साउथ अफ्रीका। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका और साउथ अफ्रीका दोनों अलग अलग हैं। अफ्रीका क्या है, आपका एक पूरा कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट है यहाँ पर, आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे नेशन आते हैं, टोटल कितने आते हैं 54 यहाँ पर कंट्रीज यहाँ पर आती हैं, किसके अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और साउथ अफ्रीका क्या है, इसी का एक पार्ट है। तो आप नीचे आएंगे साउथ की तरफ, ये मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट है और ये साउथ वाला पार्ट है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे नीचे आप ये देखिए, ये आपको दिखेगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो जो ब्रिस्क है आपका, आप सभी ने देखा है, जो ब्रिस्क है उसमें क्या है, हमारा साउथ अफ्रीका है, ना कि पूरा अफ्रीका यहाँ पे कॉन्टिनेंट आता है। तो सिर्फ एक नेशन आ रहा है उस समिट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है आपका साउथ अफ्रीका। ओके तो देखिए, साउथ अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन हम वेरियस समिट्स में और वेरियस ग्रुप्स में यहाँ पर देखते हैं। बट अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर हम बात करें साउथ सुदान की, यहाँ पर सुदान की, नाइजर की, लीबिया की, अल्जेरिया की, माली की, इजिप्ट की, ओके ये जो कंट्रीज हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन हमें जो बड़े बड़े हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हम इस चीज में क्या बात कर रहे हैं। हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, अगर हम अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि ये जो अफ्रीकन रीजन है, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, आपका रिसोर्सफुल रिसोर्स रिच यहाँ पर क्या है, लैंड है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको, जैसे कि हम यूरेनियम की बात करते हैं, हम गोल्ड की बात करते हैं, इवन आप हिस्ट्री उठाकर अपनी देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अफ्रीका था आपका, ये बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल रीजन था, ठीक है। बट यहाँ पर हमें दूसरी चीज ये दिखाई देती कि ये इतना ज्यादा रिसोर्सफुल है, तो हमें यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई क्यों नहीं देता है ना। हमेशा हम पॉवर्टी की बात सुनते हैं, यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं, बट उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग, हम कह सकते हैं जो नेशंस हैं, टोटली जो 54 नेशंस हैं, यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग आपको गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलती है जो क्या करे, इन रिसोर्सेज का सही से यूटिलाइजेशन करें। ये बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है। आप सभी को पता है कि हिस्ट्री जब हम देखते हैं तो ये सारी जो कंट्रीज थी, अलग अलग रीजन को यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज, जैसे यूरोप की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, उन्होंने क्या करके रखा था, कॉलोनाइज करके रखा था। अभी इसे इंडिपेंडेंस तो मिल चुकी है, ये जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये पूरा अफ्रीका, इसे इंडिपेंडेंस तो मिल चुकी है, बट क्या एक्चुअल में इसे इंडिपेंडेंस मिली है या नहीं, ये अभी भी हमारे पास क्या क्वेश्चनेबल है। कैसे क्वेश्चनेबल है ये, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर यूरेनियम होता है, आपका गोल्ड है, अभी भी क्या है, बहुत सारी कंट्रीज, हम रशिया की बात करते हैं, रशिया का जो वैगनर ग्रुप है यहाँ पर डिप्लॉय है, वो ये कहता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ इस रीजन को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बट उनका जो मेन एजेंडा है इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पीछे क्या है, वहां के रिसोर्सेस हैं, क्रूड ऑयल्स हैं। सेकंड हम बात करते हैं, यहाँ पे फ्रांस बहुत ज्यादा डिप्लॉय है। फ्रांस क्यों डिप्लॉय है, क्योंकि यहाँ से फ्रांस क्या करता है, यूरेनियम यहाँ से एक्सपोर्ट करता है, लेकर जाता है। तो ये सारे रीजन हो जाते हैं। यहाँ पर यूएस का एंगेजमेंट देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में सबसे ज्यादा क्या है, उन्हें रिसोर्सेस मिलते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये देखते हैं कि हमें ये तो लगता है कि ये कंट्री क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये रीजन क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, बट इनडायरेक्टली ये कंट्रीज सारी अभी भी क्या है, कॉलोनाइज्ड हमें समझ में आती हैं। तो इस आर्टिकल में आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है कि इस रीजन में हमें बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अफ्रीका journal, the Sahel region in particular are passing through several existential challenges such as misgovernance, unplanned development, the dominance of ruling tribes and corruption। तो इस रीजन में हमें क्या देखने को मिलता है, मिसगवर्नेंस देखने को मिलता है, ठीक है, अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं वो उनका डोमिनेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो न्यू डिस्ट्रप्टर्स हैं, मतलब कि नए नए यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो रहा है। क्या क्या है, इस्लामिक टेरर, इंटर ट्राइबल स्क्रीमेजेस, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में ही क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, पूरा वो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक्स हैं वो क्या हो रहा है, आपके स्ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या देखने को मिल रही, चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब दूसरी तरफ हमने बात करी ना अभी कि अफ्रीका जो है आपका बहुत ही बड़ा मतलब कि रिसोर्सफुल रीजन है, बट जो वहाँ के यूथ हैं उनको उसका मेन जो प्रॉपर आप कह सकते हैं बेनिफिट मिलना चाहिए, वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। तो आई होप आपको ये
सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिया रेनेसा। हम सारी कंट्रीज़ की बात करते हैं, इवन चाइना की, आज चाइना की हम बात करें, चाइना भी अफ्रीका का आज के टाइम पर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप यहाँ पर देखेंगे, चाइना हैज़ बिन अफ्रीकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड इन्वेस्टर बट शोइंग इकोनॉमी एंड ट्रेड हैव रिड्यूसेस इट्स एपेटाइट फॉर अफ्रीकाज कमोडिटीज। यहाँ पर एक तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि चाइना क्या है, अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो ट्रेड है अफ्रीकन कम्युनिटीज में उसमें थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, जिसके कारण वहां पर हमें थोड़ा सा जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो कम दिख रहा है। बट स्टिल चाइना क्या चाहता है कि इस रीजन में क्या हो, उसका एक तरीके से कंट्रोल हो, क्योंकि ये सारे जो नेशन है एक तरीके से क्या आपके डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन है, ये किसका पार्ट है, आपके ग्लोबल साउथ का पार्ट है। ग्लोबल साउथ जिसकी हम बात करते हैं, ये इसका पार्ट है। तो यहाँ पर चाइना क्या करना चाहता है, इसको लीड करना चाहता है। नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं, तो जो भी कंट्रीज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है उनका कुछ ना कुछ मेन एजेंडा होता है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, इंडिया टाइज विद अफ्रीका डीप डाइवर्स एंड हार्मोनीज दैट द रेंज ऑफ फ्रॉम महात्मा गांधी सत्याग्रह अगेंस्ट द अपार्थी टू यूएन पीस कीपिंग रोल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया का बहुत ही बड़ा मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं महात्मा गांधी सत्याग्रह, वहाँ पे हमने सत्याग्रह मूवमेंट भी चलाया महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका यूएन पीस कीपिंग रोल था अपार्थीड के अगेंस्ट में, तो ये सारी चीजें ही। तो हम यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि जो न्यू दिल्ली है वो क्या कर सकती है, आपकी बहुत अच्छे एग्रीमेंट्स ला सकती है, जिससे जो अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन है, अफ्रीका का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो हम यूएनएससी में भी ला सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। और जो आपके वेरियस समिट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है, एससीओ की बात करते हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन ला सकते हैं और अफ्रीका के रेनेसा में एक बहुत बड़ा मतलब कि रोल प्ले कर सकते हैं। और G20 आज के टाइम पे जो ये अपॉर्चुनिटी है G20 का, हम अगर इंडिया सही से यूटिलाइज करता है इस चीज का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अफ्रीका में मतलब कि जो आपके अफ्रीकन नेशंस हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। ग्लोबल साउथ की इंडिया क्या बन सकता है, एक वॉइस बन सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया ना। आप यहाँ पर एक ये देख सकते हैं कि देखिए, वी कैन ऑफर फोर्स मल्टीपर्स सच एज टारगेटेड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ रिलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट इंडियन इनोवेशंस। हम क्या कर सकते हैं, अफ्रीका को बहुत सारे जो हमारे टारगेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, रिलेवेंट हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है, मतलब कि आपकी टेक्नोलॉजी से उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इनोवेशंस को। जैसे कि जैम की हम बात करते हैं, जैम ट्रिनिटी क्या है आपका, जन धन आधार मोबाइल, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यूपीआई जो आपका है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पार्टिसिपेशन है और ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेटिव अल्टरनेटिव्स हैं, हम एक तरीके से अफ्रीका को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहते। हम फ्रांस की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, रशिया की बात करते हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या है, इन नेशंस को एक्सप्लॉइट करना। वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सिर्फ अपना गेन देख रहे हैं, अपना बेनिफिट देख रहे हैं। बट इंडिया क्या कर सकता है, इन इनोवेशंस के थ्रू अफ्रीका को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, जो एक इकोसिस्टम है ना, उसको और ज्यादा क्या कर सकता है, बूम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं, ड्रिवन टू टीयर्स। अब आप सभी को पता है जो हमारा कंज्यूमर प्राइस है वो इसमें हमें राइज देखने को मिला है, कितना 11.5% इन द थर्ड हाईएस्ट करंट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सीरीज बिगिन इन 2014 के बाद से, जब से हमारा यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा, रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सीरीज आई है, तब से ये क्या है, आपका थर्ड टाइम हमें हाईएस्ट प्राइस देखने को मिल रहा है। इसी के चलते क्या होता है, आप सभी को पता है जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसमें जो फूड की वेटेज है, फूड आइटम्स की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा रखी गई है, 22% से भी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, जो फूड का प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, फूड का जो आपका प्राइस है फ्लक्चुएट होता है। अब फूड का प्राइस फ्लक्चुएट कब होता है, जैसे कि जब उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन सही नहीं होता है, प्रोडक्शन कम होता है, तो प्राइस में हमें कमी देखने को मिलती है, या फिर कोई क्लाइमेटिक फैक्टर आपका आ जाता है। जैसे कि इस साल हमने देखा नॉर्थ इंडिया में हमने देखा बहुत ज्यादा फ्लड आया है ना, केरल साइड में हमने, साउथ इंडिया में देखा आपका डिसीज, यहाँ पे एंडेमिक डिसीज कुछ थी, उसके कारण यहाँ पर क्या होता है, आपका जो टोमेटो है, टमाटर की बात करते हैं, उसका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, उसकी सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें टमाटोज के प्राइस में देखने को मिलता है क्या, इतना ज्यादा हाइक देखने को मिलता है। इसी के चलते फिर हमने क्या किया, नेपाल से टमाटोज को यहाँ पर इम्पोर्ट किया है।
ओके अब क्या होता है, जैसे जैसे ये जो आपके फूड के प्राइसेस हैं, वेजिटेबल्स के प्राइसेस हैं, इनमें फ्लक्चुएशन होता है, चेंजेस होते हैं, तो ये क्या करता है, हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब हम कंज्यूमर फूड प्राइसेस की बात कर रहे हैं, हमारा जो फूड प्राइस है वो भी क्या हो रहा है, लगातार राइज हो रहा है। अभी हमने कल परसों ही एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें ये कहा गया था कि जो हमारे वेजिटेबल के प्राइसेस हैं वो तो थोड़े स्टेबल अभी हमें नजर आ रहे हैं, बट हमें आप देखेंगे जो हमारे अदर फूड आइटम्स हैं, हम पल्सेस की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, राइस देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो मानसून है, इस साल का जो मानसून आप सभी को पता है अल नीना आने वाला है, और अल नीना के कारण यहाँ पे जो आपका मानसून पैटर्न है, जितनी मानसून यहाँ पर बारिश होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो ये जो राइस है और पल्सेस के जो प्राइस है वो हमें राइस दिखाई देंगे, मतलब कि उसमें ज्यादा दिखाई देने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब ऐसी कोई चीजें आती है तो जो एक्सपोर्ट होता है आइटम्स का, जो फूड प्राइसेस, जैसे कि हम अनियन की बात कर रहे हैं, इस आर्टिकल में अनियन की बात की गई है, राइस की बात की गई, हमने बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है उसमें बैन लगा दिया। ऐसा ही हमने अभी क्या किया है, अनियन का जो प्राइस मतलब अनियन है उसके भी एक्सपोर्ट में बैन लगाया है। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर ये प्राइस राइज होते हैं तो ये क्या करता है, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। हम जैसे कि हम भी किसी ना किसी आइटम्स के लिए, जैसे हम चाइना की बात करते हैं तो हमें अभी भी स्टिल हम बहुत सारी चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स को हम क्या करते हैं, आपके बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं हम वो क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर चाइना क्या कर दे, उस इंपोर्ट पर वो जो अपनी तरफ से एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में उस पर बैन लगा दे, तो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। हम एक दिन में तो कोई नया हमारे लिए मार्केट ढूंढ नहीं सकते जहां से हम चीज़ों को इंपोर्ट करें। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे ऊपर भी बहुत सारी कंट्रीज क्या है, डिपेंडेंट है इन फूड आइटम्स को लेकर। तो अगर हम इस तरीके का एक्सपोर्ट में बैन लगाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे रिलेशन को भी क्या करता है, खराब करता है, और जो कंट्रीज हमारे ऊपर डिपेंड है उनको भी क्या करता है, आपका इंपैक्ट करता है। अगर वहां पर हमने बैन लगाया तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर भी क्या होता है, आपका प्राइसेस में चेंज आते हैं, और वहां प्राइसेस में चेंज आते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट होता है उसको भी यहाँ पर इंपैक्ट करता है। ओके, अब गवर्नमेंट यहाँ पर बैन क्यों लगाती है, गवर्नमेंट बैन इसलिए लगाती है कि क्योंकि कहीं हमारे लिए, मतलब जो हमारी जनता है, हमारे जो सिटीजन्स है, उनके लिए फूड आइटम्स की कमी ना हो, इसलिए उसका क्या करती है, एक तरीके से होर्डिंग की जाती है। हम क्या करते हैं, प्रोक्योर करके रखते हैं ताकि आइटम्स में क्या हो, यहाँ पर होर्डिंग मतलब कि कमी ना आए, और प्राइजेस में क्या हो, हम मतलब सप्लाई कंटिन्यू रहे, और सप्लाई जब कंटिन्यू रहेगी तो आपका क्या होगा, प्राइस में राइज नहीं होगा। बट इसका हम दूसरा अगर पार्ट देखें तो क्या हो सकता है, अगर हम बैन लगाते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी कमी आएगी, और वहां पर अगर जब प्राइसेस में कमी आएगी तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें भी इंपैक्ट देखने को मिलता है। ओके, अब आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज अनियन सप्लाईज। यहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आपका 60% क्या होता है, अनियन का सप्लाई होता है। एंड द डेफिसिट रेनफॉल दिस मंथ इज अ पार्ट ऑफ दीज स्टेट्स आफ्टर एक्सेस रेन इन जुलाई हैड पुट क्वेश्चन मार्क ऑन द मॉइस्चर सेंसिटिव ट्यूबर प्रोस्पेक्ट दिस खरीफ सीजन। तो और इस साल का जो यहाँ पर आपका इस महीने आपने देखा कि किस तरीके से बारिश हुई है ना, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, ये जो अनियन है आपका खरीफ सीजन में यहाँ पर जो आपकी क्रॉप्स है उसको ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा ये जो आर्टिकल है। ये आर्टिकल इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेडिकल कॉलेजेस की बात की गई है कि मेडिकल कॉलेज का मेन पर्पस क्या होता है, द रियल पर्पस ऑफ द मेडिकल कॉलेज। तो इसका यहाँ पर एक पूरा एक एनालिसिस किया गया। एक अभी रिसेंट में एक पेशेंट की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वो पेशेंट बहुत ही सालों से क्या कर रहा था, ऑलमोस्ट अ ईयर वो सफर कर रहा था। जब पूरे इसकी रिपोर्टिंग की गई तो ये पता चला कि मतलब उस पेशेंट के अंदर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट छूट गया था, है ना। मतलब मान लीजिए उसका कोई ऑपरेशन हो रहा था और उस ऑपरेशन के दौरान कोई एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उसकी बॉडी में यहाँ पर छूट गया था, जिसके कारण हमें क्या हुआ, वो जो पेशेंट थी कई सालों से सफर कर रही थी। अब इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है, आपका मेडिकल जो आपके हैं मेडिकल नेग्लिजेंस का यहाँ पर क्या होता है, आपका केस आता है। अब ये कहा जा रहा है कॉलेजेस की अगर हम बात करते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूशन की, तो इनका पहला काम होता है कि हम एक एजुकेशनल रोल होता है, सबसे पहला जो रोल होता है वो एजुकेशनल रोल होता है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना है। सेकेंडरी पर्पस क्या होता है कि हमारे जो कंसर्न्स हैं
जो सर्विसेज है, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, कोई सीरियस इलनेस होती है तो जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो हर टाइम क्या करते हैं, उस फैसिलिटीज़ को अवेल कराते हैं। तो ये हमारे मेडिकल कॉलेजेस का मेन रोल है, पर्पज़ है। बट आज के टाइम पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी केयर फैसिलिटीज़ हैं, है ना, यहाँ पर जो सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, जो चांसेस की बात करते हैं, ये सारे हमारे लिए अब क्या बन चुके हैं, सिर्फ एक मिथ बन चुके हैं। सो सेटिंग अप मेडिकल कॉलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट पॉपुलर पॉलिसी रिस्पॉन्स दैट मार्क्स द रियल प्रॉब्लम ऑफ द इनएडिक्वेट प्रोविजनिंग ऑफ सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। यहाँ पर हम कॉलेजेस तो सेटअप कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे सेटअप कर रहे हैं, बट एक तरीके से क्या है कि जो हमारी रियल प्रॉब्लम है ये उसको मास्क कर रहा है, मतलब कि उसकी मास्किंग की जा रही है, उसके ऊपर एक पर्दा बिठाया जा रहा है। हमें यहाँ पर देखना होगा जो हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो अभी भी क्या है, इनएडुकेट है। तो हमें यहाँ पर एक पीपल सेंट्रिक पॉलिसी की जरूरत है जिसके थ्रू हम क्या कर सके, एक पॉपुलर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके हमारे मेडिकल सिस्टम में। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, Should the CGI be part of committee selecting the CEC? CGI, Chief Justice of India, CEC, Chief Election Commissioner. ओके, अब ये आर्टिकल आई होप अगर आप लोगों ने यहाँ पे पिछला जो हमारा सेशन है, हमने जो एनालिसिस किया उसको देखा होगा तो आपको ये पता होगा। इसमें आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाती है। आप सभी को पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। आप सभी को पता है इसका काम क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। कंट्री में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इस काम कौन करता है, हमारे इंडिया में आर्टिकल 324 के अंडर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बट इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इसमें कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उनकी कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसके चलते यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाती है। मतलब फिर पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट कोई भी अपना जो आपका उनका मेंबर होता था, उनकी तरफ से कोई भी आदमी होता था, उसको वो अपॉइंट कर देते थे एज अ कमिश्नर ऑफ द ECI, है ना। इसी के चलते फिर पिटीशन जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट में। 2017 का ये केस है और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हम क्या करते हैं, एक पैनल बनाते हैं। एक पैनल बनाया जाता है जिसमें कौन कौन होता है, आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं और अपोजिशन पार्टी के यहाँ पर लीडर होते हैं। 3 मेंबर्स का ये पैनल होता है। उन्होंने कहा ये जो पैनल है वो क्या करेगा, जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, इतना हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो मेंबर्स की सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे अभी कोई भी हमारे पास अभी मतलब प्रोविजन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट क्या कर सकता है, बाय लॉ यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को ला सकता है। ठीक है, इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जाती है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, एक सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक पैनल बनाया और इस पैनल को बनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ लेकर नहीं आ जाती है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, तब तक क्या होगा, ये पैनल आपका एग्जिस्ट करेगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और आपके जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो होंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप सभी को पता है कि अभी जो आपका मॉनसून सेशन चल रहा है था उसमें यहाँ पर क्या कहा गया, एक बिल रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें इस पैनल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर रिमूव करके, मतलब उसको उनको रिप्लेस करने के बाद वहां पर जो यूनियन मिनिस्टर हैं आपके, उनको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे किसको रखा गया, आपके कैबिनेट यूनियन मिनिस्टर को यहाँ पर रखा गया है। इस पैनल में आप कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन पार्टी के लीडर, ये 3 मेंबर आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जब तक अभी ये पैनल था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाला, तो इस पर भी क्वेश्चन उठाया जा रहा था। क्या क्वेश्चन उठाया जा रहा था कि जुडिशरी क्या कर रही है, आपका ओवर रीच कर रही है। क्योंकि हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, यहाँ पर क्या है, आपका सेपरेशन ऑफ पावर है। तो ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी क्या एक तरीके से क्या कर रही है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आ रही है, मतलब कि एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में आ रही है और वो क्या कर रही है, जुडिशियल ओवररीच कर रही है ना। तो पहली चीज ये हो गई। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर हटा दिया गया, मतलब उनको रिप्लेस कर दिया गया एक तरीके से इस पैनल से, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं रिप्लेस करना था, है ना। क्यों, क्या एक तरीके से जो हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो भी क्या है, थोड़ी बहुत एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना चाहिए था।
ये कुछ बातें होती हैं। इसी तरीके से जब जो लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, तो उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर जुडिशरी का होना कंपलसरी होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं किसकी, कोलिजियम सिस्टम की, तो फिर वहां पर लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं उनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जुडिशरी क्या कहती है यहाँ पर कि नहीं, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आपकी जो उसकी जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है उसको वहां पर क्या कर रहे हैं, ब्रीच किया जा रहा है। तो ये पूरा यहाँ पर आपका अभी देखिए, अभी वो जो एक्ट है आपका, वो बिल जो है आपका एक्ट नहीं बना है। अब फर्दर हम देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपकी ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि क्या करती है, आपका यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेट करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो पार्ट 15 ऑफ द आर्टिकल 324 से लेकर आपका 329 तक आपका क्या आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले ये क्या था, इसमें सिर्फ एक मेंबर थे, 1 इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद ये धीरे धीरे मल्टी मेंबर बॉडी आपकी बनती है। इसमें आप एट प्रेजेंट देखेंगे द इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो मतलब जो मेंबर्स होते हैं उसको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट मतलब जो उनका नाम है वो कौन रिकमेंड करता है, आपका ये पैनल रिकमेंड करेगा। ओके, प्रेजेंटली हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे एक इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 अदर आपके इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपका ये नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड द नदर्न सी रूट। नदर्न सी रूट क्या है आप सभी को पता है, आप इस मैप को देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर होगा। ये है हमारा नॉर्थ पोल, है ना, ये क्या है आपका, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। अब इस रीजन से आप देखेंगे ये पूरा यहाँ पर आपका आर्टिक ओशन आ जाता है, और आर्टिक ओशन के पास पास ये आपका पूरा क्या है, आर्टिक रीजन है। ठीक है, ये आपको आर्टिक रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब ये क्या है, इंडिया और नदर्न सी रूट की बात की जा रही है कि ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप देखेंगे ये जो आर्टिक रीजन है, यहाँ पर इंडिया का बहुत बड़ा आपका इंटरेस्ट देखने को मिलता है। कैसा इंटरेस्ट देखने को मिलता है, इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन मुर्गमांस्क कार्गो ट्रैफिक हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब ये मुर्गमांस्क क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मुर्गमांस्क क्या है आपका, जो आर्टिक रीजन है ना, हम बात करते हैं किसकी, तो पॉपुलरली कॉल्ड फॉर द आर्टिक रीजन, ये उसका कैपिटल है आपका। आर्टिक रीजन का क्या है, ये आपका कैपिटल है। तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। किस तरीके से दिखाई दे रहा है और ये इंडिया के लिए इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, तो हम ये देखेंगे द वल्नरेबिलिटी ऑफ आर्टिक रीजन विच इज अबव द आर्टिक सर्कल एंड इंक्लूड द आर्टिक ओशन विद द नॉर्थ पोल एट इट्स सेंटर टू अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन द क्लाइमेट में हैव इम्पैक्ट ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अगर इस रीजन में चेंजेस आते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करता है, वो हमारे इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा ट्रेड हो रहा है वो इस रीजन से, आपका जो आर्टिक रीजन है ना, वहां से हो रहा है। और ये एंगेजमेंट हमारा आज से नहीं है, ये हमारा 1920 से आप देखेंगे यहां से हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है इस रूट से। ठीक है, तो ये जो रीजन है हमारा, जो नदर्न सी रूट रीजन है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। रशिया भी क्या कर रहा है, इसे नेविगेबल बना रहा है। नेविगेबल कैसे, जैसे कि आप सभी को पता है वहां पर बहुत ज्यादा आइस बाउंड देखने को मिलता है। तो जो आर्टिक ओशन है अभी भी आइस बाउंड है, बट रशिया यहाँ पर ट्राई कर रहा है कि उसे नेविगेबल बनाए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो नेशंस हैं उनके साथ जो हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, ड्राइविंग फैक्टर यहाँ पे क्या है पार्टिसिपेट करने का। तो आप देखेंगे द ग्रोथ इन कार्गो ट्रैफिक अलोंग द एनएसआर इज वन ऑफ द कांस्टेंट राइज एंड ड्यूरिंग 2018 to 22 द ग्रोथ रेट वाज अराउंड 73%। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कितना देखने को मिलता है आपको, 73% यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से 34.117 मिलियन टन का जो वॉल्यूम है वो हमारा यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है आपका रशिया से जो हम परचेस कर रहे हैं, तो सारा जो हो रहा है आपका इसी रूट से आपका क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है। इसलिए ये जो रीजन हो जाता है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखेंगे कौन सा रूट की हम बात कर रहे हैं, तो आप इस यहाँ से देखेंगे ये कोला पेनिनसुला आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और मुर्गमांस्क यहाँ से ये जो आपका पॉइंटेड वाला पार्ट है ये आपका कैप डिविस्टी है। तो ये जो रूट है बहुत ही ज्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिस्क नाउ आर नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग विद आर इंडक्शन ऑफ 6 मोर मेंबर नेशन।
ब्रिस्क में यहाँ पर 6 न्यू मेंबर्स को क्या किया गया है, आपका इंक्लूड किया गया है। अब हम इसका देखिए नाम क्या चेंज होगा, नाम चेंज होकर ये हो सकता है कि जो आपका ब्रिस्क है ब्रिस्क प्लस हो सकता है, ठीक है। अब कौन कौन से मेंबर्स आपके आए हैं आप यहाँ पर देखेंगे, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, अपार्ट फ्रॉम इथियोपिया, अर्जेंटीना एंड अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका इज सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े, देखिए इसमें किन किन नेशंस का इंडक्शन हुआ है आप उसे भी देखिए, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ईरान की, इजिप्ट की, सऊदी अरेबिया की। यूएसए क्या करता है, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाता है, आप सभी को पता है। और जो आपका ब्रिस्क है वो एक तरीके से आप देखेंगे पूरी तरीके से क्या बन चुका है, एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग बन चुका है, जहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पर नहीं है। और ये सारी कंट्रीज एक तरीके से आप देखेंगे ये वेस्टर्न कंट्रीज के क्या है, अगेंस्ट में है। तो ब्रिस्क आपका कैसा एक ग्रुपिंग बनता जा रहा है, नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग यहाँ पर बनता जा रहा है। अब इसी के चलते आप सभी को पता है ब्रिस्क में आपका क्या है, चाइना है, क्या है, चाइना है। यहां पर अगर ये जो इसका जो रीजन है, इसका एम्बिट ब्रिस्क का इंक्रीज होता है तो एक तरीके से क्या करेगा, यहाँ पे जो चाइना है उसकी जो पोजीशन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा यहाँ पर, क्योंकि ईरान आपका आ जाता है, इजिप्ट आ जाता है। हमने यहाँ पर देखा था अभी हाल ही फिलहाल में जो ब्रिस्क में आपका क्या होता है, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में, अभी जो ईरान के बीच में यहाँ पर हमने क्या करवाया, चाइना ने एक्सेप्ट वो एग्रीमेंट करवाया ब्रोकर बनकर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद इंडिया का यहाँ पर, अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट हम ये ऐसा इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पर जो इंडिया का बोलबाला है थोड़ा सा हमें कम दिखाई दे सकता है, क्योंकि चाइना और रशिया इसमें है। और ये जो पूरा है वो जो ये आपका ग्रुपिंग है, जो ये ब्रिस्क है, एससीओ की हम बात करते हैं, वो पूरी तरीके से किसके अगेंस्ट में है, आपके जो वेस्टर्न ग्रुप्स है, जैसे कि हम G7 की बात करते हैं, क्वाड की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके जो G20 है, आपके जितने भी यूनाइटेड नेशन है, यूएनएससी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका दबदबा होता है, बोलबाला होता है, हमारी वेस्टर्न कंट्रीज का होता है। तो इसी के चलते यहाँ पर हम ये देखने को मिल रहा है कि जो अभी 6 न्यू मेंबर्स का यहाँ पर इंडक्शन हुआ है, तो एक तरीके से क्या हो चुका है, ब्रिस्क अब एक नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग बन चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। अब मूव करते हैं, देखिए आर्टिकल्स न्यूज़ हमारी यहीं पर ख़त्म होती हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। आप सभी को ये सब पता होगा, ठीक है। अगर हम हड़प्पन साइट कहाँ कहाँ डिस्कवर की गई हैं, तो आपका ये इंडिया और पाकिस्तान में इसमें बहुत सारी हमें साइट्स देखने को मिलती हैं। अब और क्या क्या बात करते हैं, देखिए तो पहले हम बात करते हैं चनहुंदारो की। तो ये क्या है, आपका हड़प्पन साइट सिंध पंजाब में लोकेटेड है। तो पहला जो आपका ऑप्शन होता है वो राइट हो जाता है। कोट डीजी की बात करते हैं, ये भी क्या है आपका, ये भी एक हड़प्पन साइट है। कहाँ पर ये लोकेटेड है आपका, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध पाकिस्तान। सोहागोरा की हम बात करते हैं, ये आपकी हड़प्पन साइट नहीं है, ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है लोकेटेड इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी सोहागोरा। ये क्या है आपका, एक हड़प्पन साइट नहीं है, ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो आपके उत्तर प्रदेश में, आपको इंडिया में क्या की गई है, आपको मिली है, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन सी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट लगता है आपको किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।